ICAP is a very tough master when it comes to your papers. It's very fair to say that I did not take any annual leaves or a vacation for about 9 years. आपके सर के ऊपर पेपरों की तलवार है एंड यू नीड टू गेट दैट ऑन. इफ यू टेक अ ब्रेक, अगर आप ब्रेक लेते हैं तो फिर वही बात है, मोमेंटम टूट गया आपका. गोल्डन अटेम्प्ट वही है जिसमें आपका पेपर पास हो, सीधी सी बात है. अकाउंटेंट्स का रोल आईटी सेक्टर में या आईटी कंपनी में क्या होता है? उसमें बिजनेस बीएस होते हैं, लाइक उसमें कहाँ पे वो फॉल करते हैं, कहाँ पे वो वैल्यूएट कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा सैलरी पैकेजेस को लेके कि ये और अपॉर्चुनिटीज़ को भी, लाइक आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें ओवरऑल कि वो अकाउंटेंट्स को लेके, चाहे उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, ग्रेजुएट्स हों, उनके लिए जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, और साथ जो पैकेजेस हैं वो दूसरी इंडस्ट्री से अगर हम कंपेयर करें तो वो कितने डिफरेंट आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर फैसल नदीम शेख ने, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एज अ सीएफ वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्टोपस डिजिटल, जो कि लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो आज इनकी जर्नी भी जानेंगे, इनकी कंपनी के बारे में भी, और डिटेल सेशन होगा, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर. सबसे पहले तो सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि एट द एज ऑफ 30 यू आर अ सीएफओ ऑफ लिस्टेड कंपनी, कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? Well, it's been a journey so far. The journey is still going on, but yeah, did my A levels in 2012, started CA in 2013, probably articles 2014, ended 2018, joined systems for about 4 years, and then I got this chance to lead, Pakistan's highest subscribed listed IT products company, Octopus Digital Limited, and when the opportunity came calling, so I thought it best के इस दरवाजे के पार चले जाना चाहिए और ज़रा देखते हैं इस सफ़र को भी. So in a nutshell, that's how it happened. ऑलराइट, अभी आपकी कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं, आपकी जर्नी के बारे में, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग दिस क्वालिफिकेशन काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ती है, तो आपके इस टाइम में कोई स्ट्रगल देखी आपने जो कि काफ़ी आपको क्लिक किया हो? Well, बात यह है कि स्ट्रगल कौन नहीं करता. ICAP is a very tough master when it comes to your papers, but it's a definitive master. Once you qualify, you know that you have a certain quality behind you. You've gone through Dante's Inferno. आपने पूरी वो 9 levels of hell cross किए हैं to reach this goal. So as far as struggles go, I believe first and foremost is that never-ending cycle of stress. It's very fair to say that I did not take any annual leaves or a vacation for about 9 years or so, because the first vacation I took was this year. All right. So before that, I've been qualified 2 years now. So, but it's been tough. It's been tough. How can you take a break when you have papers coming along? So the only annual leaves I took were for paper prep during the firms, and when I was at systems, so they were for again paper prep. So that stress catches up to you. It causes health problems. I got a case of Meniere's. Your air balance goes out, and you suddenly just get vertigo. So I believe that was stress. That was problem number one. That was the struggle. You feel that the journey is killing you, and that आपको मतलब you need to take a break. You need to but how can you? आपके सर के ऊपर पेपरों की तलवार है, एंड यू नीड टू गेट दैट ऑन. इफ यू टेक अ ब्रेक, अगर आप ब्रेक लेते हैं तो फिर वही बात है, मोमेंटम टूट गया आपका. यू कांट कीप ऑन रिमेम्बरिंग स्टफ अगेन एंड अगेन. और पेपर्स भी चेंज हो जाते हैं, लॉज चेंज हो जाते हैं, स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं, फॉर्मेट्स बदल जाते हैं. सो आई बिलीव स्ट्रेस वाज अ किलर एज फार एज द जर्नी गोज. सही। और पेपर्स के हवाले से खास तौर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने आपने जो ट्रेनिंग थी वो किस फॉर्म से की, और इस ट्रेनिंग के दौरान जो आपके एग्जाम्स थे, वो किस तरह से उसका प्रेशर था? वेल, मेरे आर्टिकल्स थे PwC AF फर्गसन लाहौर ऑफिस में. आई वाज इन द इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, और एज आई सेड दे स्टार्टेड इन 2014 to 18. सो उसके अंदर पेपरों का स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता था, which I believe is a defining factor of my firm, because उसके अंदर qualification rate भी सबसे ज़्यादा है. You find a lot of people who are in top positions from this firm. Reason is because they used to bring out the largest number of qualified personnel every 6 months, Right. on a yearly basis.
I don't know about the current figures, but it was that till I was in the firm. So the paper pressure is very hard because they keep on pushing you to give the maximum amount of papers that you can, to use your time wisely, and just get on with it, so that you can grow, so that you can excel within the firm or outside the firm. So it becomes a matter of pride. तो फर्गसन तो ये हमें फर्म में कह, आई बिलीव एट दैट पॉइंट जो मेरी लिमिटेड इंटरेक्शन थी दूसरी फर्म्स में, was that people don't bother with papers. At least जो मैनेजमेंट होती है फर्म की, they don't push you as much to excel your papers. Right. But in PwC, that was the prime directive. You need to pass your papers. अच्छा सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम्स, लाइक एक स्टूडेंट है, चाहे वो फॉर्म प्रेशर की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से, वट जो भी है, मैनेजमेंट प्रेशर कर रही है, उससे काम नहीं मैनेज हो पा रहा, फैमिली है, उसकी हेल्थ है, वो स्टक हो गया, लाइक वो आगे कैसे बढ़े, उसके एग्जाम स्टक हो गए, आगे उसने प्रोफेशन में जाना है, जॉब करनी है, वहाँ पे क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको क्या करना चाहिए? और आपके साथ कुछ ऐसा कुछ आया वाक़या पेश? देखिए, द फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेव जो दी थी मैंने, वो 2015 में दी थी. So I finished my last paper in 2021 December. So that becomes what no sorry 2016 was my first attempt. 2015 में दी थी, so एक साल नहीं हुआ था मुझे. So again 4 years and 6 years it took me to pass the papers. COVID had an attempt, so you take that out as well. It got extended. So what I learned was okay, I was stuck. I was passing a paper a year. तो कितनी बार हमने सोचा कि अच्छा नहीं, कुछ और कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो ख़त्म ही नहीं हो रही कहानी. आपके कॉलीग्स कमाने लग जाते हैं, आपके दोस्त यार किसी और प्रोफेशन में वो भी कमाने लग जाते हैं. सो देर इज़ प्रेशर, यू नॉट नेसेसरीली फ्रॉम होम, बट आपका इंटरनल एक वो बेंचमार्क होता है जो आपने मीट करना होता है. ह्यूमन नेचर है. सो बट व्हाट आई लर्न वाज परसेवरेंस. You need to persevere through that. आपने रुकना नहीं है. You need to give every attempt. You need to study every day. You need to study and again. If you're missing a day, you study the next day. और आपने बस रुकना नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेस पाइल ऑन होता जाता है. And you don't need to stop working. वो हमारे मैनेजर होते थे जो he had some very wise words, and one of them was कि if you're not working, so you'll just enter into a state of depression. जंग लग जाता है बंदे को घर बैठे बैठे. तो पेपर निकालने के चक्करों में घर ना बैठो, क्योंकि अगर वेले बंदे पेपर निकाल लेते तो क्या बात होती. तो वो हमने भी कुछ सीखा. हमने कहा यार चलो काम करते हैं. द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल, द पीपल हु स्पेंड द मोस्ट आवर्स इन द फर्म, नॉट बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसीज, मगर ये था कि काम होता था. सो दे वर द पीपल हु पास्ड फर्स्ट. दैट्स व्हाट आई सॉ. हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बहुत ज्यादा काम करते, लेकिन उनके पेपर नहीं पास होते थे, बट दैट वाज मोर और लेस बिकॉज their energies were not guided right. वो they were not working smart, effectively नहीं कर रहे थे. They were not learning what they were doing, because जब तक आप वो काम कर नहीं रहे जो आप पढ़ रहे हो, या vice versa, so you're not going to pass your papers. So it's half of it is in the book, half of it is you working. So that's my take on papers. You need to persevere. You don't stop no matter what emergency comes in. You pay the fee, you take the pain, you pass your paper, you pass it again, and you keep at it. And one fine day, there's one paper left, and you start smiling and you say, okay, now I'll plan a vacation next year, or in 6 months. और आप वो पेपर देने जाते हो, and suddenly it clicks कि यार ये पेपर मेरा निकल जाएगा. And everyone knows, we lie to ourselves कि अल्लाह बेहतर जानते हैं जी पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, but on that fine day गोल्डन अटेम्प्ट वही है जिसमें आपका पेपर पास हो. सीधी सी बात है. ये सारे मुहावरे हमें सीनियर्स बताते थे, मैनेजर्स बनाते थे, पार्टनर्स बताते थे, रिश्तेदार जो भी जिसका कोई सीए से लिंक हो, तो वो सही है. गोल्डन अटेम्प्ट वही है जिसमें आपके पेपर्स पास हो जाए. स्कीम्स चेंज होंगी, कानून बदल जाएंगे, आई कैप माइट गेट सेंड आउट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट पेपर्स, बट इवन इन दोज पेपर्स पीपल क्वालिफाई. देयर इज नेवर एन अटेम्प्ट वेयर एनी पेपर पीपल डोंट पास, पीपल पास. अच्छा सर, अभी मैं ना आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ. CFOs के हवाले से रिसेंटली ये आया कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा कि एफिडेविट सबमिट कराएं और उसके पीछे एक FIRs एंड ऑल दैट. तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली ये मैटर है क्या, और आप इसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए, I'm no tax expert. My energies are directed elsewhere. मेरी synergies उधर नहीं मैट करती. But what I've understood is that the taxman is increasingly going after existing taxpayers to cover their target, which is an IMF driven target within the budget. And again, the whole establishment, the government, and whoever is in power is driving to reach that number from existing taxpayers, because we all know, and it's not a possibility that overnight everyone becomes a filer and that filer necessarily has to pay tax. Right. So this affidavit is, I believe, recently input flying invoices का केस कोल की परचेज के ऊपर पावर प्लांट्स पे, या ये जिसे कहते हैं टेक्सटाइल के अंदर जहाँ पर कैप्टिव पावर प्लांट्स होते हैं उधर आया है. I'm not sure, I might be wrong, I might be dead wrong, but maybe people have bought fake inputs, to cover up the tax liability के वो कम से कम दें. But the problem is that, okay, such cases happen. It's not that this is the first time, and it will definitely be not the last time. But it doesn't seem that the CFOs are complicit and that you need the chief financial officer's verdict on whether something is right or wrong, and that he is liable for a company or an entity that is a separate legal entity, and be responsible for the entire supply chain subsequently and before. मतलब कोई भी इनवॉइस जा रही है या वो कोई इनपुट आ रहा है तो वो जिम्मेदार है. सो कंसिडर दिस, you're a company that deals in very fast moving small scale transactions. So how many invoices can you see? You can't verify them all. Of course, there are internal controls, accounting controls, there are audits, there are internal audits, there are special audits, and then there are management accounts, and then at the end of it all you see your receivables and you see your collections. So there is a way to control it, tackle it. There are multiple processes. You have internal audit going through it, and you can control it to a very good extent. बट आप उस पर अगर ये कहने लग जाओ कि जी जो मैंने इस टाइम पे कह दिया ये 100% ठीक है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, तो देखिए इंसान गलती की कठपुतली है, ठीक है. द ओनली बीइंग दैट इज परफेक्ट इज ऑलमाइटी गॉड. यू कांट से कि जी वी राइट ऑन इट और वी डिक्लेयर दैट एवरीथिंग इज फाइन and that we have verified every single invoice and everything and we are responsible for the entire supply chain. So that's a bit unreasonable. Purchase side पे the CFO is involved in some certain cases, वो approvals कर रहे होते हैं, ठीक है. In some certain cases the supply chain department looks at it, the business heads, the sales heads, the CEO, they're involved, with the purchasing and whatever that is. The CFO of course is in charge of cash की commercial perspective, what are the credit days, उसकी payment कब करनी है, वो किस तरह record होना है, how is it going to be treated, at what time should it be brought in, that he's working in the planning. Right. But he's not responsible for each and every invoice. Okay? There might be so many purchases that are of a technical nature, and not every CFO is supposed to be an engineer or that sort of specific expert. Right. Who knows what is being bought, unless he has deliberately connived to buy that invoice. अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि ICAP में कोड ऑफ एथिक्स एंड ऑल दैट, लाइक उसके बाद भी ये एफिडेविट की बात, व्हाट यू से, और इसमें ICAP का रोल क्या है एक्चुअली, ये भी बताइएगा कि अगर प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट्स को ये इश्यूज आ रहे हैं इसमें ICAP क्या रोल प्ले कर सकता है. और इसमें ये भी मार्केट में लाइक हम बातें सुन रहे हैं कि मे बी CFOs उसमें इन्वॉल्व हों, मे बी ना हों, तो बैक करना, ये इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? वेल देखिए, ICAP का कोड ऑफ एथिक्स हर ICAP मेंबर पे एप्लीकेबल है. बिल्कुल. And I believe next year it's going to be in line with the global code of ethics that is available regarding accountants or chartered accountants in general, and which are bringing in even more sterner regulations regarding what is permissible and what derives an issue, and that what treatment should be done, जो कि हमने सबने एक code of ethics पढ़ा हुआ है कि हमने उसमें क्या क्या करना है. So the code of ethics defines how you behave as an ICAP member. You work on it, and you believe in it, and आपकी business transactions में भी वही हो रहा होता है, even if you're a firm or if you're in the industry. So that's a code to go by. उस code of ethics में लिखा हुआ है कि आपने किस तरह behave करना है. That is well and good. ICAP के अपने भी rules हैं कि किस तरह पे आपने करना है और किन चीज़ों पे आपकी membership at stake आ सकती है. I haven't read them, honestly I should, but मेरे पास इतना I haven't got to them yet. But ये है कि अगर ये टैक्स डिक्लेरेशन गलत है, and if a CFO is involved in this, if someone let's not say even a CFO, but कोई भी अगर involved और वो ICAP member है तो उसको आप persecute करते हैं, you go through due process and then you complain to ICAP and they will take action.
course that happens, you know, people who disrepute are debarred, उनको आप membership उनकी cancel करते हैं. राइट So if that is possible. सही. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक्चुअली अकाउंटेंट्स के हवाले से करना चाहता हूँ क्योंकि माशाल्लाह आप आईटी इंडस्ट्री से हैं, उसमें सीएफओ हैं. तो एक्चुअली अकाउंटेंट्स का रोल आईटी सेक्टर में या आईटी कंपनी में क्या होता है? उसमें बिजनेस बीएस होते हैं, लाइक उसमें कहाँ पे वो फॉल करते हैं, कहाँ पे वो वैल्यूएट कर रहे हैं? Accountants in general, if we're talking about, you know, there are layers of accountants. Okay, you have your data entry layer, your बिल्कुल जो at the very front line पे आपके accountants होते हैं, you know, they're dealing with day to day transactions, day to day issues, जिसमें more or less ERP का पेट भरना, उसके अंदर से डेटा इनपुट करना, उसको मेक श्योर करना कि whatever is being done is being recorded properly. अगर उसके अंदर ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स हैं तो देयर रनिंग फाइन एंड यू नो देयर रिपोर्टिंग इज बीइंग डन फाइन एंड वेल. नेक्स्ट स्टेप एक आती है जो कि मतलब थोड़े से ज़रा जो हम ज़्यादा मंजे हुए अकाउंटेंट्स जिनको कहते हैं. नाउ व्हाट देयर रोल इज कि आईटी इंडस्ट्री में देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ यू नो परचेजिंग, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लिमिटेड होती है. रीज़न इज आप यूजली आईटी अगर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनकी सर्विस जारी बात है ऑन अ सैस बेस्ड मॉडल अपने आईटी प्रोडक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो एक कमर्शियल एंगल ज़्यादा आ जाता है. या अगर आप आईटी सर्विसेज भी दे रहे हैं, so there is not a lot of purchasing. Payroll चलना है, you probably have a very large number of employees. उनकी कुछ costs हैं वो जो कि एक standard level पे on a month on month basis चल रही हैं. Not much to it for an accountant to do. Where they actually shine is when you bridge business and accounts and finance. हम उसको finance business partner का concept कहते हैं. होता ये है कि आप जब एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं या एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाते हैं, दैट्स वेयर अकाउंटेंट्स कम इन, दैट्स वेयर स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन मेक अ वेरी गुड इम्पैक्ट. वो ये होता है कि आईटी इंडस्ट्री जैसे कि आप सारे देख रहे हैं कि एक बहुत इनविजिबल सी इंडस्ट्री थी, काफ़ी अरसे से नेटसोल था, सिस्टम्स इज द पायनियर ऑफ देम ऑल, और इस तरह करके टीआरजी भी आई, यू नो, दे वर ऑल गोइंग थ्रू द 2000s. they're good, they're famous, okay, but you don't know them more than okay, that's an IT industry or that's a call center. But then come the 2010s and suddenly everything starts to explode slowly and gradually, and then you know you have a snowball effect. It starts to get big. काम बढ़ने लग जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है, कनेक्टिविटी आराम से मिल जाती है. यू नो, टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व टू द पॉइंट जहाँ पर आप इजीली सर्विसेज दे सकते हो, जहाँ पर पहले डिफिकल्टी पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में होती थी. इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट दैट हार्ड एज वेल. तो आप उसको अचीव कर सकते हो. ग्रोथ मैनेजमेंट, हाउ डू यू डू दैट? यू नो, कन्वेंशनली एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बड़ा प्रोटेक्टेड सा डिपार्टमेंट होता है. यू हैव योर पर्सनल सिटिंग देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोल्स, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ सुपरविजन, और हर चीज़ पे बड़ी मॉनिटरिंग हो रही है. पीपल कांट कम इन टॉक टू यू, एंड यू नो इट्स कंप्लीटली एन आइसोलेटेड स्पेस विद इन दी ऑफिस. एंड और उन लोगों को गिना जाता है कि ये बस पेमेंट और तनख्वाह देते हैं. Where the accountants come in, where chartered accountants or where any professional accountant comes in is when he questions the status quo and says, oh, okay, is there a faster way to do things? Because inevitably effect किसकी books पे आ रहा है. We used to be told that, okay, if there is any problem with any other department that sort of relates to finance and it affects our books. So the point was, we were told when we used to say, you know, this is not our issue. We were told, okay, किसकी बुक्स पे ये इफेक्ट आना है? हमारी बुक्स पे आना है. मसला किसका है? हम सर नीचे कह करके कहते थे कि जी हमारा मसला है, तो फिर हमने उसको सॉल्व करना है. सो द माइंडसेट शिफ्टेड. उसमें हमने फिर ये देखा कि अच्छा, हाउ कैन वी यू नो पार्टनर अप विद बिजनेस. बिजनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेल्स वाले के कॉन्ट्रैक्ट में देखना है कि हम कमर्शियल टर्म्स क्या बना सकते हैं. वो मोर और लेस स्टैंडर्ड होती है. अगर तो नहीं है तो वो बनानी चाहिए. दैट इज स्टेप नंबर 1. सेकेंडली, आपकी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है या जो एडमिन है, okay, so what are their problems? ठीक है, हर मतलब पेमेंट्स आर गेटिंग लेट, विजिबिलिटी नहीं मिल रही, आपको डेटा नहीं है अवेलेबल डिस्पाइट हैविंग एन ईआरपी. ओके, लेट्स सॉर्ट इट आउट. हाउ कैन वी मेक अ डेटाबेस? हाउ कैन यू नो वी सिंक्रोनाइज थिंग्स? हाउ कैन वी क्रिएट अ प्रोसीजर विदाउट एडिंग रेड टेप एंड यू नो अचीव द गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट, व्हिच इज विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी. मतलब कोई इसमें अनटूवर्ड चीज ना हो और आप कंट्रोल्स भी इन्फोर्स कर लो एंड एवरीवन गोज हैप्पी. Rather than saying, okay, this is a risk, we'll just put additional controls on it and you know efficiency be damned. IT industry works on fast pace. मतलब वहाँ आप बिजनेस को नहीं रोक सकते, आप स्टाइफल नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि जी अभी वो देखिए हमारे पास ना अभी वो इनवॉइस नहीं आया, वाउचर बन रहा है. नो, यू हैव टू स्पीड इट अप. तो
आपने उसको कॉन्सेप्ट देखना है, हाउ कैन यू मैनेज इट Right. विदाउट लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल्स. कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके. So when I was working, there were a large number of software engineers, ठीक है, and there are certain allowances paid on non-working days and other things. So the concept was कि okay, nobody looks at it. They file it, it gets approved, and you just you send it to finance to pay. Right. Whatever happens is separate. But here's the thing: isn't that supposed to be billable? Is it being billed? When the size of the company is small, it's very easy to get away with things. When the size increases, then these things start to pinch. They actually make a difference. They're not a drop in the bucket. They're a cup in the bucket. A cup of a very large size. वो जो पूरा मग्गा होता है ना जिसमें हम सुबह बैठ के चाय पीते हैं दफ्तर में जाके पहली चीज, वो वाला मग्गा. तो आपने उसको ही रोक लिया तो एक बड़ा इम्पैक्ट बनता है. एंड when things grow, inefficiencies grow. Reason is things are so fast paced that people say controls be damned. Okay, we'll look at the policy and procedures. Let's just get this done. We can't let business suffer. We're not committing fraud but per se, but hey, we're not stealing from the company or we're not causing the loss of a company, but we're doing business. An additional expense, we'll incur it, and we'll just grow our business. So it gets too fast. गाड़ी आपके हाथ से निकल जाती है, जिसे कहते हैं ना घोड़ा हाथ से निकल जाता है. गाड़ी में तो आप बैठे होते हो, तो उसको मैनेज करने के लिए एक फाइनेंस बिजनेस पार्टनर चाहिए होता है. क्यों फाइनेंस का, क्यों बिजनेस पार्टनर, ऑपरेशंस बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं? रीजन इस डेटा किसके पास आता है सारा, खर्चा किधर हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है, क्या हो सकता है, हालात क्या है बैंक के, आपके क्या हालात है, ईआरपी की क्या रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, रिस्की एरियाज क्या है, नॉन रिस्की एरियाज कहाँ है, बजट्स किधर है. सो दे आर द परफेक्ट पीपल टू डील विद दीज पीपल. यू गो टू द डिपार्टमेंट, यू आस्क देम देयर पेन पॉइंट. आप एम्पथाइज करते हो. गैप जो मार्केट में अमूमन हम कहते हैं वो ये होता है कि यार आपने अगले बंदे से पूछा है कि उसके मसले क्या हैं. सही. तो ये प्रॉब्ली अकाउंटेंट्स, दिस इज अ परफेक्ट थिंग फॉर अकाउंटेंट्स टू डू. और सेकंड चीज है ईआरपीज एंड टेक्नोलॉजीज. मतलब अकाउंटेंट्स इन आईटी rather than working in the IT company should actually learn from the IT company. Right. आपको ऐसा एक्सपोजर मिलता है ऐसी टेक्नोलॉजीज का, यूजुअली आपने या तो मूवीज में देखा होता है या आपने ऑनलाइन मैगजीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, प्रो पाकिस्तानी और ये वेरी स्टार्टअप्स के जो पेजेस हैं फेसबुक और सोशल मीडिया पे, आपने उन पे देखा होता है. बट यू गेट टू वर्क विद दोस टेक्नोलॉजीज probably at zero cost because they're already being used. उसके फ्री लाइसेंसेस हैं या वो पड़े हुए हैं, वो आपको easy to access हैं, वो internal उसके अंदर आप कर देते हो. When you're outside of the IT sector, वो जो छोटी छोटी चीज़ें आप फॉर ग्रांटेड लेते होगे, अगर आपने कभी काम किया है उधर, तो वो आप कहोगे कि यार ये तो कॉस्ट बड़ी है, ये यहाँ तो मुझे मिल नहीं रही, वहाँ तो मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल थी. तो ये चीज़ें आपको एक आईटी कंपनी में ही मिलती हैं. अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा सैलरी पैकेजेस को लेके कि ये और अपॉर्चुनिटीज़ को भी, लाइक आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें ओवरऑल, सिर्फ आपकी कंपनी नहीं ओवरऑल, कि वो अकाउंटेंट्स को लेके, चाहे उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, ग्रेजुएट्स हों, उनके लिए जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, और साथ जो पैकेजेस हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो वो कितने डिफरेंट आप देखते हैं? Well, that is a very nice question to ask, but I don't think you'll find the answer, as it is from my point of view. वो ये है कि देखें, आईटी इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं उसमें 2 से 3 चीज़ें आती हैं. ए, वेयर यू सेल योर प्रोडक्ट्स और यू हैव अ सॉफ्टवेयर यू सेलिंग एज अ सर्विस. बी, वेयर यू प्रोवाइड आईटी सर्विसेज इन जनरल, anything related to information technology, communication, and you're selling that from here. And C, core outsourcing services which you are giving. So accountants work in all three. When you are talking about, let's say, BPO services, जिसको हम कॉल सेंटर्स या उस टाइप की जो कंपनीज उनको कहते हैं, जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है पाकिस्तान के अंदर भी. देखिए, वहाँ पर आप आउटसोर्सिंग सर्विसेज दे सकते हैं. ठीक है, उधर फायदा ये होता है कि उन आईटी सेक्टर्स में काम करके वहाँ देर यू आर अ प्रॉफिट सेंटर, यू आर नॉट अ कॉस्ट सेंटर. यू आर वर्किंग विद क्लाइंट्स, यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस, यू आर क्रिएटिंग बिजनेस वैल्यू. If you're good, if you make it big, you lead teams, you grow into department heads, inevitably sales and onwards, depending on your personal criteria. But there is a very large market there where accountants can actually sit and provide services to foreign clients or even local clients for that matter. कोई इस तरह की बात नहीं, लेकिन ये है कि उसके अंदर मार्केट बहुत बड़ी है. इट्स वेयर यू बिकम अ प्रॉफिट सेंटर. दूसरी पे आती है जहाँ पर हम अगर बात करें, जहाँ जो आईटी सर्विसेज कोर प्रोवाइड करें, लेकिन वो एक आउटसोर्सिंग सर्विसेज पर से, बट
more or less related to technology rather than just working as a shared service center. उधर फायदा यहाँ पर ये है कि देखें वो ग्रोइंग मार्केट है, इट वर्क्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. सही. Okay, not as large as some companies, but point is it's still on a good scale. वहाँ पर accountants के लिए फायदा है because they're growing, they're popping up like mushrooms after the rain. Right. Accountants can go there, work in a company, work in the service sector, help the company grow. But again, you're a cost center over there, so opportunity is there. You can grow into help the company grow, formalize it. होता ही है कि यूजली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या पीपल स्टार्ट सच कंपनीज बट दे आर मोस्टली इनटू द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ और इनटू द सेल्स. The organization behind it, for that I believe accountants can play a very big role, and it is a growing market. People are going into the IT sector day by day, और उसी से ही फिर एक ग्रोथ फैक्टर निकल रहा है, सिनर्जीज निकल रही हैं. लास्टली जहाँ पर आप प्रोडक्ट्स IT के बेच रहे हो, IT कंपनीज, बट ऑफ अ स्केल दैट इज गोइंग टू बी लिमिटेड. इतना ज़्यादा उसके अंदर मैन पावर नहीं इंक्रीज होनी, बिकॉज यू नॉट सेलिंग मैन आवर्स, यू सेलिंग द प्रोडक्ट. वहाँ पर उधर एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ IT प्रोडक्ट कंपनीज वेयर द core revenue is from selling the product. You have NetSol, you have Octopus Digital where I work, and there are a few others, can't remember, mostly from the top of my head I just remembered these two names. So अब इनके अंदर फायदा ये होता है कि how do unit economics work, how do you work with the recurring revenues, how can you grow stuff, right, from basically code. You're earning money from basically code if it's in the cloud and it doesn't have any tangible form. So उसके अंदर भी एक फायदा ये है कि देखें आप you're not in manufacturing, you're not dealing with goods, but you're dealing with a lot of commercial matters. आपने जो भी solution provide करना है या जो भी service देनी है, जो भी subscription बेचनी है, you can work with the sales. आप उनकी commercials को deal कर सकते. Yes, you're dealing with other things as well like cost, but जो commercial aspect deal करना है, that's where the magic happens. जहाँ पर आप एक डील स्ट्रक्चरिंग के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, एज अकाउंटेंट सिंस यू हैव दैट फिस्कल माइंडसेट, सो आई बिलीव आप काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकते हो. बेसिक कुछ कमर्शियल्स आप डाल के जहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता जाता है, सो यू पार्टनर अप विद वेरियस डिपार्टमेंट्स, यू हेयर द कस्टमर आउट एज वेल, you try to bring in a reasonable agreement which can be sustainable, not that it collapses after a year. So this is what I feel accountants in general can do in the IT sector. As far as remuneration is concerned, well, that's a very hush topic. कंपनीज में आप जाए तो आपको कहते हैं आपने डिस्कस नहीं करना, और कोई भी नहीं करता क्योंकि डर लगता है. लेकिन उसमें ये है कि देखें जहाँ तक IT सर्विसेज की बात है, सो दे वर्क ऑन सेलिंग मैन आवर्स which cost them less here to people outside Pakistan, let's say, or inside Pakistan, who can pay the premium because of the ease. Right. So अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैसे मिलेंगे, तो वैसे तो नहीं है. हाँ, बट इट्स नॉट, मतलब मार्केट अनकम्पिटिटिव भी नहीं होगा. But then again, it's more or less you have to keep on working, you have to put in the hours, you have to grow as a manager. The payday comes once in a while, okay, bonuses होते हैं, performances होती हैं, big clients engagements होती हैं, वो उनके milestones होते हैं, you get that done. But it is a sector that mostly relies on low cost, earning the margin. वहाँ पर cost is your biggest, मतलब payroll is your biggest component. आपकी कोई procurement तो है नहीं, कोई माल तो आपने खरीदना नहीं है, raw material नहीं है. तो जहाँ पर दूसरी बात है, yes, उसमें भी एक थोड़ा सा lucrative as such when compared with manufacturing or financial sectors or firms in general. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है. It's neck to neck these days. Plus आजकल तो जो डॉलर डिवैल्यूएशन has leveled the playing field for everyone. When the economy starts breathing a bit more easily, then it's going to shift into a new dynamic. All right. But for now, manufacturing reigns supreme. So that's my take on it. Right. चलिए सर, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत डिटेल में गाइड किया, टाइम दिया. Thank you for having me, Ji. Thank you for having me. I hope I answered some of your questions. Sure. Thank you so very much. Thank you, Ji. Thank you.